सोचिए जरा, क्रिसमस की शाम है, एक बिल्कुल आम सी फ्लाइट और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। आज हम इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के उसी दिल दहला देने वाले हाईजैक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने 8 दिनों तक पूरे देश की सांसों को रोक दिया था। 190 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हैं 190 जिंदगियां, 190 परिवार जिनकी दुनिया अचानक हवा में हजारों फीट ऊपर अटक गई थी। उस दिन उन सभी को एक भयानक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा था। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। हवा में त्योहार का माहौल था। लोग छुट्टियों के लिए अपने घर जा रहे थे, पर किसी को क्या पता था कि उस दिन की एक मामूली सी फ्लाइट एक ऐसे बुरे सपने में बदलने वाली थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। काठमांडू से दिल्ली, यह तो एक आम सी फ्लाइट थी जिस पर हजारों लोग रोज सफर करते हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही होने वाली थी। इस फ्लाइट को जबरदस्ती उसके रास्ते से भटका दिया गया और एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही प्लेन ने भारतीय हवाई क्षेत्र में एंट्री ली, कुछ ही पलों में कॉकपिट का सन्नाटा टूट गया। फ्लाइट 814 हाईजैक हो चुकी थी और इसी के साथ दहशत का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। तो हुआ क्या था? चलिए इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की IC 814। तारीख 24 दिसंबर 1999। इसे हाईजैक किया था हरकत उल मुजाहिदीन के 5 सदस्यों ने और प्लेन के अंदर सवार थे 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स। ये सभी काठमांडू से दिल्ली की एक रूटीन फ्लाइट पर थे। हाईजैक के बाद जो शुरू हुआ वो था दहशत का एक ऐसा सफर जिसने पूरे साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया। हर स्टॉप के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था, न सिर्फ प्लेन के अंदर बंधकों के लिए बल्कि दुनिया भर में इसे देख रहे लाखों लोगों के लिए भी। प्लेन का यह सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहला स्टॉप अमृतसर, फिर लाहौर। दुबई में 27 यात्रियों को रिहा किए जाने पर एक उम्मीद जगी थी, लेकिन यह उम्मीद तब टूट गई जब एक यात्री रूपिन कत्याल की बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को प्लेन से बाहर फेंक दिया गया। आखिरकार यह डरावना सफर खत्म हुआ अफगानिस्तान के कंधार में, जहां एक लंबा और तनाव भरा गतिरोध शुरू होने वाला था। और फिर प्लेन पहुंचा कंधार। यहां आकर पूरा खेल ही बदल गया। अब प्लेन तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में था, जिसने पहले से ही मुश्किल हालात को और ज्यादा उलझा दिया था। अब यहीं बंदूकों और धमकियों के साए में बातचीत का एक बेहद नाजुक दौर शुरू हुआ। सोचिए, कंधार भारत सरकार के लिए एक जाल जैसा था। एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा, उनके लड़ाकों ने प्लेन को घेर रखा था। और तो और, मामले को और उलझाने के लिए पाकिस्तान की ISI के एजेंट्स भी वहां मौजूद थे। मतलब किसी भी तरह के मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन का रास्ता लगभग बंद था। 2 दिन तक चली सोच विचार के बाद 27 दिसंबर को भारत ने अपना एक मूव चला। विवेक काटजू की लीडरशिप में एक नेगोशिएशन टीम कंधार भेजी गई। अब शुरू हुआ बातचीत का वो तनाव भरा दौर, जिस पर 189 लोगों की जिंदगी टिकी थी। और यहीं पर यह पूरा संकट अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंचा। हाईजैकर्स ने अपनी आखिरी मांग रख दी, एक ऐसी मांग जिसने भारत सरकार को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं था। अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। एक तरफ थी देश की आतंकवादियों से बात नहीं करने की पॉलिसी और दूसरी तरफ 189 बेगुनाह लोगों की जान। क्या पॉलिसी को बचाने के लिए इन लोगों की जान को दांव पर लगा दिया जाए, या फिर झुककर 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए और बंदूकों को सुरक्षित घर वापस लाया जाए? ये एक ऐसा फैसला था जो कोई भी सरकार कभी नहीं लेना चाहेगी। और ये हैं वो 3 नाम जो आने वाले कई सालों तक भारत के लिए एक नासूर बनने वाले थे। अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर। ये सिर्फ छोटे मोटे अपराधी नहीं थे, बल्कि खूंखार आतंकवादी थे। और अब 189 लोगों की आज़ादी की चाबी इन्हीं के हाथों में थी। 31 दिसंबर, न्यू ईयर ईव। आखिरकार ये संकट खत्म हुआ। देश ने राहत की सांस ली। बंधक घर लौट आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। और इस सौदे के जो भयानक नतीजे थे वो तो अभी सामने आने बाकी थे। भारत को ये उम्मीद थी कि इन आतंकवादियों को सजा मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाकर आजाद छोड़ दिया गया। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी कीमत भारत ने आने वाले कई सालों में चुकाई। और यहां से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई। उन 3 आतंकवादियों की रिहाई ने आतंक का एक नया ही दौर शुरू कर दिया। 2001 का संसद पर हमला, पत्रकार डैनियल पर्ल की बेरहमी से हत्या, पठानकोट, पुलवामा,
इन हमलों की लिस्ट लंबी और खूनी है और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी लिहाई से जुड़ी थीं। लेकिन इन सब के बीच हमें उस इंसानी कीमत को नहीं भूलना चाहिए जो इस संकट में चुकाई गई। एक शख्स की जान चली गई, 17 लोग घायल हुए, और वो 189 लोग, उनके लिए वो 8 दिन एक ऐसा जख्म छोड़ गए जो शायद कभी नहीं भरेगा। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि एक समझौते की असली कीमत क्या होती है। क्या आज कुछ जिंदगियों को बचाने के लिए किया गया समझौता कल हजारों और जिंदगियों के लिए खतरा बन सकता है? IC-81 की कहानी इसी सवाल को हमारे सामने छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं।